नमस्कार, यह है आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। अगर ऐसी चुनौती है देश के सामने तो फिर मैं इस जिम्मेदारी से पीछे भी नहीं हटूंगा। आगामी विधानसभा चुनाव में प्रचार कर सकता है कन्हैया। आवाज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा 200 रुपए किलो दाल बेचने वाले हैं असली गद्दार। रात 9:27 पर देखिए कन्हैया का पूरा इंटरव्यू। सेबी ने भी शुरू की यूएसएल और माल्या डील की जांच। एसबीआई की अर्जी पर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल का 10 मार्च को फैसला। 7वें आसमान पर बाजार, 7 साल में सबसे बेहतरीन रहा यह हफ्ता। सेंसेक्स 1600 पॉइंट चढ़ा। ज्वेलर्स के जख्मों पर सरकार का मरहम। 12 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले ज्वेलर्स पर ही लगेगी एक्साइज ड्यूटी, लेकिन ज्वेलर खुश नहीं। होंडा, हुंडई, महिंद्रा ने बढ़ाए कारों के दाम। 83,000 रुपए तक महंगी हुई कारें। चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का किया ऐलान। पश्चिम बंगाल में 4 अप्रैल से होंगे चुनाव। और अभिनेता मनोज कुमार को मिलेगा सिनेमा का शिखर सम्मान। साल 2015 के दादा साहब फाल्के अवार्ड के लिए चयन। देशद्रोह के आरोप में जमानत मिलने के बाद कन्हैया ने मीडिया से बातचीत की। उसने आज हर उस सवाल का जवाब दिया जो लोग जानना चाहते थे। कन्हैया ने गिरफ्तारी से लेकर देश विरोधी नारों पर मीडिया के सामने अपनी बात रखी। उसने कहा कि राष्ट्रद्रोह और देशद्रोह में फर्क होता है। उसने ये भी कहा कि कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है। उसने दो टूक कहा कि उसे संविधान और कोर्ट पर पूरा भरोसा है। उसने सरहद पर शहीद होने वाले जवानों को सैल्यूट किया तो ये भी कहा कि देश को किसानों की शहादत भी समझनी चाहिए। कन्हैया कुमार विपक्षी एकता की नई धुरी बन गए हैं। आवाज संपादक संजय पुगलिया के साथ खास बातचीत में कन्हैया ने कहा कि वैसे तो वो एक छात्र हैं, लेकिन अगर ऐसी जिम्मेदारी आती है तो वो विपक्ष की मुहिम में उसका साथ देंगे। जितना दबाएंगे उतना मजबूती से आप उठेंगे, ये आपने कल भाषण में कहा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपको आइडिया है क्या कि इस वक्त आप देश के प्रतिपक्ष वाली आवाज के मुख्य प्रवक्ता और मुख्य कैंपेनर करीब करीब बन चुके हैं। प्रारंभ हो गया है और 2019 तक बिजी होने वाला है आपका शेड्यूल। देखिए, मैं तो ये अभी नहीं महसूस कर पा रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से कह रहा हूँ। लेकिन अगर ऐसी चुनौती है देश के सामने तो फिर मैं इस जिम्मेदारी से पीछे भी नहीं हटूंगा। ये उसमें एक समस्या है, आप जिस लेफ्ट पार्टियों के साथ बिलोंग करते हैं वो श्रिंक होती जा रही है। एक्चुअली बहुत लोगों की नजर में इररिलेवेंट होती जा रही है। तो उस दायरे में खेलेंगे तो एक मंजिल है, देखिए दायरा खोलेंगे तो दूसरी मंजिल है। आप सीनियर पत्रकार हैं और आपने बड़ी बहस की है, बड़े फलक पे बातचीत किया है। मुझे लगता है इस बहस को सिकोड़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ मामला बिल्कुल आमने सामने का है। जो लोग देश का सौदा कर रहे हैं और जो लोग देश बचाना चाहते हैं, ये एक लकीर खींची है। इस लकीर के आर पार हम लोग हैं। मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष को फिर बांटने की जरूरत है। विपक्ष विपक्ष है, सत्ता पक्ष है और मेरी आवाज विपक्ष के साथ खड़ी है। और मैं किसी भी कम्युनिस्ट पार्टी का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, तो मैं अपने आप को वहां देखता भी नहीं। पश्चिम बंगाल और केरल में होने वाले विधानसभा चुनाव में कन्हैया वाम दल के लिए प्रचार कर सकते हैं, यह कहना है सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का। उन्होंने ये भी कहा कि कन्हैया के साथ साथ लेफ्ट का समर्थन करने वाले सभी छात्र चुनाव में प्रचार कर सकते हैं। Kanhaiya is left, and being a left, he will campaign, and that's what he's campaigning. He's always campaigning for the left. Of course, he'll campaign for the left. In which states? All over. I mean, there are no boundaries. Wherever it is required, he'll definitely be campaigning, and that I think is very obvious, because even the speech yesterday was in a sense a political campaign. अब बात करेंगे ईपीएफ की, क्योंकि ईपीएफ टैक्स विवाद पर सरकार ने थोड़ी और नरमी दिखाई है। वित्त मंत्री जेटली कुछ वर्ग के लोगों को ईपीएफ में टैक्स छूट दे सकते हैं। सरकार जल्द ही इसकी जानकारी देगी। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांता दास का कहना है कि वित्त मंत्री ईपीएफ मामले पर विचार कर रहे हैं।
ईपीएफ के बारे में देखिए, जैसे पहले वित्त मंत्री जी ने बताया था, वो ऑलरेडी रिव्यू कर रहे हैं और पार्लियामेंट में अनाउंस करेंगे। जो भी फैसला लिया जाएगा वो पार्लियामेंट में अनाउंस करेंगे वित्त मंत्री जी ने, और इसमें जल्द से जल्द अनाउंसमेंट की हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पीपीएफ पर टैक्स को लेकर भी सरकार की किरकिरी हो रही है। इंडस्ट्री भी इसके विरोध में खुलकर आ गई है। फिक्की के प्रेसिडेंट हर्षवर्धन निवटिया का कहना है कि पीएफ विड्रॉल पर टैक्स लगाना डबल टैक्सेशन होगा और इंडस्ट्री को उम्मीद है कि इस पर एफएम जल्द कुछ फैसला लेंगे। तो फाइनेंस में से आश्वासन दिया है कि इसको वो कंसिडर करेंगे, तो और कुछ राय नहीं है। हम लोग का मानना यह था कि जो पीएफ पर टैक्स है वो डबल टैक्स है, तो उसको नहीं होना चाहिए। बाकी फाइनेंस मिनिस्टर इस चीज पर नजर दे रहे हैं, तो हम लोग अवेट करते हैं उनके डिसीजन का। विजय माल्या ने यूनाइटेड स्पिरिट से एग्जिट ले लिया है, लेकिन मुश्किलें अभी उनका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। नेटवर्क 18 एक्सक्लूसिव को मिली जानकारी के मुताबिक सेबी ने विजय माल्या के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। सेबी विजय माल्या के यूएसएल से निकलने की जांच करेगी। हमारी सहयोगी कृतिका सक्सेना अब हमारे साथ जुड़ेंगी। कृतिका, माल्या और मुश्किल में अब दिख रहे हैं, क्या होगा यहां से आगे? जी हाँ, सेबी फिलहाल दो अलग अलग इंक्वायरी कर रहा है विजय माल्या के केस में। एक है जो विजय माल्या की सारी ग्रुप कंपनीज को स्टडी कर रहा है, लेंडर्स और किंगफिशर एयरलाइंस के एग्रीमेंट को स्टडी कर रहा है। लेकिन ये जो एग्रीमेंट है वो विजय माल्या के यूनाइटेड स्पिरिट से रिजाइन करने के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया है। मेरे सूत्रों ने ये कहा है कि फिलहाल जो इन्वेस्टिगेशन है वो फंड ट्रांसफर और मनी ट्रेल जो है यूनाइटेड स्पिरिट्स और विजय माल्या के बीच वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। जो स्क्रूटनी है वो लार्जली विजय माल्या पे जाती है, लेकिन सिर्फ एग्जिट डील पे नहीं है। हमें ये पता चला है कि 2012 से लेके अभी तक जितना भी फंड ट्रांसफर हुआ है, जितने भी शेयर होल्डर एग्रीमेंट हुए हैं, पेपर वर्क हुआ है, लेंडर एग्रीमेंट हुआ है, उसको सेबी इन्वेस्टिगेट करेगी और उसके बाद जानकारी लेगी कि क्या इसमें कोई इरेगुलरिटीज थे। यहाँ तक कि जो इंडिविजुअल सब्सिडरीज हैं जो डील में पार्टिसिपेट किए हैं, फॉर एग्जांपल डियाजो ने जब पूरा स्टेक एक्वायर किया था यूनाइटेड स्पिरिट्स में, मेजॉरिटी स्टेक एक्वायर किया था यूनाइटेड स्पिरिट्स में, जो सब्सिडरीज से पेमेंट आया था और जो विजय माल्या को और यूबी ग्रुप को पेमेंट गया था वो भी इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। ये फिलहाल इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ है, काफी टाइम लगता है एक्चुअल डिटेल्स को निकालने में, लेकिन फिलहाल ऑफिशियल कमेंट्स यूबी ग्रुप ने कहा है कि कमेंट नहीं करेंगे। यूनाइटेड स्पिरिट्स अपनी तरफ से ये कहता है कि फिलहाल कोई लेटर नहीं आया है सभी की तरफ से, लेकिन जब आएगा तो वो पूरी तरीके से कोऑपरेट करेंगे इन्वेस्टिगेशन में। शुक्रिया कृतिका। इधर विजय माल्या के खिलाफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल ने 10 मार्च तक फैसले को सुरक्षित रखा है। एसबीआई ने विजय माल्या के 515 करोड़ रुपए जब्त करने की याचिका दी थी। दरअसल डियाजियो ने माल्या को यूएसएल के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पद से इस्तीफा देने के लिए करीब 515 करोड़ रुपए का पैकेज देने का ऐलान किया है। ज्वेलरी पर 1% एक्साइज ड्यूटी लगने से नाराज ज्वेलर्स ने अपनी हड़ताल 7 मार्च तक बढ़ा दी है। इसका ऐलान आज जेम्स एंड ज्वेलरी फेडरेशन ने किया। हालांकि आज सरकार ने एक्साइज मामले में सफाई भी जारी की है। सरकार ने साफ किया कि 12 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वाले ज्वेलर्स पर ही एक्साइज लगेगी। हालांकि सरकार की सफाई से ज्वेलर्स खुश नहीं है। मुंबई ज्वेलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट कुमार जैन का कहना है कि जब तक सरकार एक्साइज ड्यूटी वापस नहीं लेती ज्वेलर्स की हड़ताल जारी रहेगी। 6 करोड़ से लेके 12 करोड़ का ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आया है, हमारे पास ऐसा कुछ है नहीं। अगर है भी तो एक हम ठोस जवाब हमारे को सरकार को देना है कि भी हम 12 करोड़ एक छोटा अमाउंट है और इसके सामने हम झुकेंगे नहीं। हमारी जो हड़ताल है 7 मार्च अभी हमने घोषित की है और सरकार अगर इसको पूरा वेव नहीं करती है, पूरा हटा नहीं देती है, तब तक हमारी मांग एक ही मांग रहेगी और उसी पे डटे रहेंगे हम कि हमको एक्साइज ड्यूटी नहीं चाहिए। तो ये तो बात हुई ज्वेलर्स की, लेकिन इधर बजट का एक और साइड इफेक्ट दिखने लगा है। क्यों? क्योंकि अगर आप नई कार खरीदने की सोच रहे हैं तो आपको 82,000 रुपए तक ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स के बाद अब हुंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा और होंडा ने भी अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ा दिए हैं। महिंद्रा ने अपनी कारों के दाम में 5,500 से 45,000 तक की बढ़ोतरी की है, जबकि होंडा की कारें करीब 80,000 रुपए तक महंगी हुई हैं। मारुति की कार आप खरीदेंगे तो आपको 35,000 रुपए तक ज्यादा चुकाने पड़ेंगे। कंपनियों ने कारों की कीमत बजट में लगाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर सेस के बाद बढ़ाई है।
बाजार इन दिनों 7वें आसमान पर है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाजार में 7 साल बाद सबसे बेहतरीन हफ्ता देखा है। इस पूरे हफ्ते में सेंसेक्स 1600 पॉइंट तक चढ़ा है। वहीं आज के कारोबार की बात करें तो छुट्टी से पहले मार्केट थोड़ा सुस्त दिखाई दिया। सेंसेक्स आज 40 पॉइंट चढ़ा तो 24,646 पर बंद हुआ है। वहीं निफ्टी 7,485 पर। हालांकि मिड कैप का आज जलवा कायम रहा। मिड कैप शेयरों में आज करीब 1% की तेजी देखने को मिली। वहीं बैंक निफ्टी भी 1% से ज्यादा मजबूत हुआ। बजट में डिविडेंड से होने वाली आमदनी पर टैक्स लगाने के फैसले के बाद कंपनियों में डिविडेंड देने की होड़ मच गई है और डिविडेंड के लिए कंपनियां बोर्ड बैठक बुला रही हैं। इस पर और जानकारी के लिए अब हमारे साथ है हमारे सीनियर एडिटर नीरज बाजपेयी। नीरज, कंपनियां इतनी जल्दबाजी में क्यों है डिविडेंड देने के लिए? करीब 70 कंपनियां एक हफ्ते के अंदर अपनी बोर्ड बैठक कर रही हैं और डिविडेंड का वो ऐलान करेंगी, उस पर अंतिम फैसला लेंगी। उसकी बड़ी वजह यह है कि बजट में ये कहा गया था कि जो डिविडेंड का रेसिपिएंट होगा उसके ऊपर भी 10% का टैक्स लगेगा, जिनकी कुल डिविडेंड इनकम 10 लाख रुपए होगी। तो जब से ये ऐलान बजट में हुआ उसके बाद से कंपनियों के बीच में जो डिविडेंड देने वाली थी उनमें होड़ लगी हुई है। जल्दी से जल्दी वो देना चाहती, क्योंकि 31 मार्च की डेट के बाद 1 अप्रैल से ये टैक्स एप्लीकेबल हो जाएगा। इसलिए सब लोग चाहते हैं कि उससे पहले दे दें। एक बड़ी वजह यह है कि किसी भी कंपनी का मेजॉरिटी शेयर होल्डर प्रमोटर होता है तो एक बड़ा हिस्सा डिविडेंड का उसके हाथ में भी आएगा। इसीलिए सारी कंपनियां जल्दबाजी में आनंद फानंद में बोर्ड बैठक कर रही हैं और इसको फैसला दे रही है। अगले एक हफ्ते के अंदर आप 70 बोर्ड मीटिंग होने वाली है और हमें ऐसा लगता है, जो हमें और खबर मिल रही है कि 31 मार्च तक आप कम से कम 200-250 कंपनियों की खबरें सुनेंगी जो हैवी डिविडेंड देंगी। तो ये भी बता दें नीरज की कौन कौन सी कंपनियां हैं वो जो डिविडेंड देने की इस होड़ में शामिल हैं? जी हाँ, बिल्कुल। पिछले वित्त वर्ष में अगर आप देखें तो करीब 14,500 करोड़ रुपए डिविडेंड के तौर पे इन कंपनियों ने बांटा। तो उनमें जो दिग्गज कंपनियां, उनके कुछ नाम बता दूं आपको। बजाज ऑटो है, सन टीवी है, बजाज होल्डिंग्स है, पिरामल एंटरप्राइजेज, डिवीज लैब, कैडिला हेल्थ केयर, मुथूट फाइनेंस, IRB इंफ्रा, ये वो दिग्गज कंपनियां हैं जिन्होंने पिछले साल काफी अच्छा डिविडेंड दिया था और इस साल भी वो काफी अच्छा डिविडेंड देने की तैयारी कर रही हैं, जिनकी बोर्ड बैठक अगले 7 दिनों के अंदर आपको होती हुई दिखेगी। तो ये 70 में से कुछ नाम हमने आपको बताए हैं, लेकिन जो हमें खबर मिल रही है कि ये संख्या 31 मार्च से पहले तक काफी बढ़ेगी और निवेशकों को बहुत मोटा डिविडेंड मिलने वाला है। जी, बहुत शुक्रिया नीरज इस जानकारी के लिए। तो आवाज एट 9 में अब यहां ले लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद देखिए माजा बना कोल्ड ड्रिंक्स का राजा। बिक्री के मामले में कोका कोला, पेप्सी सबको छोड़ा पीछे। पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, कहा है सत्यमेव जयते। मैं भी कहता हूँ प्रधानमंत्री जी सत्यमेव जयते। भारत ने अस्थायी गोइंग वीजा पर फीस बढ़ाने और वीजा की संख्या कम करने के लिए अमेरिका को WTO में घसीटा है। भारत ने आरोप लगाया कि अमेरिका का यह कदम WTO के नियमों के खिलाफ है। इस मामले में अमेरिका को जवाब देने के लिए 10 दिन का वक्त मिला है। अगर अमेरिका जवाब नहीं दे पाता है तो मामला डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी में चला जाएगा। आपको बता दें कि अमेरिका ने दिसंबर में शॉर्ट टर्म H1B और L1 वीजा की फीस बढ़ा दी थी, जिससे भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों पर अच्छा खासा असर पड़ रहा है। बजट में सरकार ने डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पर 6% का टैक्स लगा दिया है। आम आदमी की भाषा में इसे गूगल टैक्स कहा जा रहा है। इसके पीछे सरकार का मकसद है फेसबुक, गूगल जैसी कंपनियों के करोड़ों के मुनाफे को टैक्स किया जाए, लेकिन इससे स्टार्टअप्स की नींद उड़ा दी है। क्यों, बता रही है राधिका कुमार। हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में फेसबुक, लिंक्डइन और ट्विटर पर ऐसे पेड एड्स आपको कम देखने को मिले। वजह यह है कि अब स्टार्टअप्स और देसी कंपनियों को डिजिटल एडवर्टाइजमेंट पर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। देश में दफ्तर न होने के कारण इंटरनेट पर चलने वाली कई कंपनियां करोड़ों की एडवर्टाइजिंग से होने वाली कमाई पर टैक्स नहीं भरती। इक्विलिब्रियम लेवी लगाकर सरकार इन्हें टैक्स के दायरे में लाना चाहती है, लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। ये कंपनियां टैक्स की वसूली एडवर्टाइजर से करेंगी। This is an impact on everybody who's doing any online advertising, be it a startup, be it an established entity, be it a marketing company, everybody. दूसरी कंपनियों के बजाय स्टार्टअप्स ऑनलाइन एड ज्यादा देती हैं क्योंकि यहाँ कम कीमत लगती है। यही वजह है कि 2015 में भारत में डिजिटल एडवर्टाइजिंग का मार्केट 6,525 करोड़ रुपए का था, जिसमें स्टार्टअप्स का हिस्सा 64% रहा। कुल मिलाकर अब कंपनियों को इंटरनेट पर ऐड देने के लिए करीब 21% टैक्स अदा करना होगा, क्योंकि वो पहले से ही 14.5% सर्विस टैक्स चुका रही हैं।
मैं केवल इतना कह सकता हूं कि एक हमारी एडवर्टाइजिंग का एक लाइन शेयर डिजिटल एडवर्टाइजिंग में जाता है। पिछले साल गूगल ने भारत में 4,160 करोड़ रुपए की कमाई की थी। फेसबुक ने 124 करोड़ और लिंक्डइन ने करीब 17.5 करोड़ रुपए कमाए हैं। इसमें से 60% कमाई एडवर्टाइजिंग से आई है। बजट में इक्विलिब्रियम लेवी का ऐलान तो हो गया, पर ये कब से लागू होगा ये अब तक साफ नहीं है। राधिका कुमार, मुंबई। चुनाव आयोग ने 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। जिन प्रदेशों में चुनाव होने हैं वो हैं पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पौंडीचेरी। पश्चिम बंगाल में 6 चरणों में चुनाव होंगे। बंगाल में मतदान 4, 11, 17, 21 और 30 अप्रैल को होगा। छठे चरण का मतदान 5 मई को होना है। केरल, पौंडीचेरी और तमिलनाडु में 16 मई को वोट डाले जाएंगे। असम में 4 और 11 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इन सभी चुनाव के नतीजे 19 मई तक आ जाएंगे। In these 5 states and union territories, more 824 assembly constituencies are going to poll. You can kindly go through the details in the press note, but if you like, I can tell you also. Kerala, 140 constituencies. Tamil Nadu, 234 constituencies. West Bengal, 294 constituencies. Puducherry, 30 constituencies. And Assam, 126 constituencies. प्रधानमंत्री मोदी ने आज सेतु भारतम योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत देश के नेशनल हाईवे और अगले 4 सालों में रेलवे से क्रॉसिंग फ्री कर दिया जाएगा। इसके लिए 208 जगहों की पहचान भी कर ली गई है जहां रेलवे क्रॉसिंग पर पुल बनाया जाएगा। इस योजना में 10,000 करोड़ से ज्यादा का खर्च होगा। साथ ही 150 से ज्यादा पुल बनाए जाएंगे। रेल और रोड, उनके बीच में इतने कागज चलते थे, कभी कभी लगता है कि शायद इन सारे पत्र व्यवहार को इकट्ठा करें तो एकाध यहां मॉन्यूमेंट ब्रिज बना सकते हैं। वक्त के साथ लोगों की पसंद और प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं। यही हो रहा है इंडियन ड्रिंक्स मार्केट में, जहां लोगों का रुझान तेजी से बिना सोडा वाली ड्रिंक्स की ओर बढ़ा है। यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक देश की आम जनता को सबसे ज्यादा आम यानी मैंगो का ड्रिंक ही लुभा रहा है। ये दिल मांगे मोर के बाद अब देश की जनता कह रही है ये दिल मांगे माजा, क्योंकि भारत में सबसे ज्यादा बिक्री कोका कोला या पेप्सी की नहीं बल्कि मैंगो ड्रिंक माजा की हो रही है। $40 करोड़ की सालाना बिक्री के साथ माजा देश के बेवरेज मार्केट का सरताज बन चुका है। यूरो मॉनिटर इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में लोग सोडा वाले ड्रिंक्स के मुकाबले फ्रूट जूसेस पीना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा हिट है मैंगो ड्रिंक्स। मैं माजा प्रेफर करता हूँ क्योंकि माजा बहुत रिफ्रेशिंग है एंड इट इज इजीली अवेलेबल। मैंगो जूसेस में से माजा सबसे ओरिजिनल है और वो बहुत अच्छा टेस्ट करता है। मैं जूसेस प्रेफर करता हूँ क्योंकि जो ड्रिंक्स होती है उनमें सोडा होता है जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैं ज्यादातर जूसेस पीना पसंद करता हूँ। बच्चे ज्यादातर मोस्टली माजा मैंगो पसंद करते हैं। अच्छी भी है और बच्चों के लिए अच्छी लगती है। सोडा वाली ड्रिंक मैं प्रेफर नहीं करूंगा क्योंकि इसमें कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो कि इट्स नॉट सेफ फॉर द एनी ह्यूमन बीइंग। कंपनियां भी ग्राहकों की पसंद को समझ चुकी हैं। 2015 में जहां फ्रूट जूसेस की वॉल्यूम ग्रोथ 20% रही, वहीं सोडा वाली ड्रिंक्स की वॉल्यूम ग्रोथ महज 8.5% ही रही। इससे साफ है कि कंपनियां भी तेजी से अपना फोकस फ्रूट जूसेस पर ही बढ़ा रही हैं। 2023 तक कोका कोला अपनी मैंगो ड्रिंक माजा की बिक्री $1 बिलियन तक बढ़ाना चाहती है। इसके लिए कंपनी ने आंध्र प्रदेश में प्रोडक्शन को दोगुना कर दिया है। सस्ती पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर भी फोकस किया जा रहा है। दरअसल हेल्थ पर फोकस बढ़ने की वजह से लोग सोडा वाले ड्रिंक से दूर भाग रहे हैं। यही नहीं, कोका कोला जैसे सोडा ड्रिंक्स पर ग्राहकों को करीब 40% का भारी भरकम टैक्स भी देना पड़ता है। प्रज्ञा सिंह, दिल्ली। अभिनेता मनोज कुमार को साल 2015 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाएगा। 78 साल के अभिनेता मनोज कुमार निर्माता निर्देशक भी हैं। उन्होंने पूरब और पश्चिम, उपकार, क्रांति, रोटी कपड़ा और मकान जैसी फिल्मों में काम भी किया है। देशभक्ति वाली फिल्मों की वजह से ही उन्हें भारत कुमार भी कहा जाता है। इससे पहले उन्हें उपकार फिल्म के लिए राष्ट्रीय अवार्ड से नवाजा गया था। साल 1992 में मनोज कुमार को पद्मश्री से भी नवाजा गया था। और आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही, लेकिन आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।